पुरातत्वविद हमेशा जमीन खोदते रहते हैं क्योंकि यही उनका काम है। लेकिन जो कुछ उन्हें मिलता है वह हमेशा साधारण नहीं होता। कभी सिर्फ एक जंग लगा सिक्का निकलता है तो कभी ऐसा रहस्य सामने आता है जो पूरी मानव इतिहास की समझ को हिला देता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में दबी हुई ये खोजें सवाल खड़े करती हैं। किसने बनाई, क्यों बनाई और उस दौर में यह संभव कैसे था? आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत खोजों की यात्रा पर ले चलेंगे जिनका जवाब आज भी विज्ञान और इतिहास के पास नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। नंबर 1, नाज़का लाइंस, जमीन पर उकेरा गया। ऐसा संदेश जिसे देखने के लिए इंसान नहीं, आसमान चाहिए। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली ये विशाल आकृतियां किसी साधारण सभ्यता की निशानी नहीं लगती। सूखी बेजान जमीन पर खींची गई सीधी रेखाएं, त्रिकोण, सर्पिल आकृतियां और जानवरों के आकार, मकड़ी, बंदर, हमिंगबर्ड, छिपकली ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने ऊपर से पूरा नक्शा देखकर इन्हें डिजाइन किया हो। कुछ रेखाएं 30 मीटर तक चौड़ी हैं और कई तो 9 किलोमीटर तक बिना टूटे चली जाती हैं। जमीन पर खड़े होकर इन्हें समझ पाना लगभग नामुमकिन है। असली तस्वीर तब सामने आती है जब इन्हें आकाश से देखा जाए, और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। इन लाइनों का अस्तित्व दुनिया के सामने तब आया जब 20वीं सदी में एक विमान पेरू के रेगिस्तान के ऊपर से गुजरा। पायलट ने नीचे अजीब पैटर्न देखे जो किसी प्राकृतिक संरचना जैसे नहीं थे। बाद की खोजों से पता चला कि ये आकृतियां 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। तरीका देखने में सरल लगता है, ऊपरी गहरी मिट्टी हटाकर नीचे की हल्की परत को उजागर करना। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी विशाल, सटीक और ज्यामितीय रूप से सही आकृतियां बिना ऊपर से देखे कैसे बनाई गईं? नाज़का लोगों के पास न धातु के औजार थे, न पहिए, न आधुनिक मापने के उपकरण। फिर भी उनकी बनाई रेखाएं इतनी सीधी हैं कि आज के इंजीनियर भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। कुछ आकृतियां खगोलीय कोणों से मेल खाती हैं, जैसे उन्हें किसी विशेष दिशा या समय के अनुसार बनाया गया हो। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रेखाएं आसमान में दिखने वाले तारामंडलों का प्रतिबिंब हो सकती हैं, मानो जमीन पर आकाश को उतार दिया गया हो। एक और सिद्धांत यह कहता है कि नाज़का लाइंस धार्मिक उद्देश्य से बनाई गई थीं। उस समय के लोग देवताओं को आकाश में रहने वाला मानते थे और संभव है कि ये आकृतियां उन्हें दिखाने के लिए बनाई गई हों। कुछ रेखाएं पानी के स्रोतों की ओर इशारा करती हैं, जिससे यह भी माना जाता है कि ये सूखे रेगिस्तान में जल की खोज और प्रार्थना से जुड़ी थीं। लेकिन अगर यह सिर्फ धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य था तो फिर इतनी जटिलता और विशाल पैमाने की जरूरत क्यों पड़ी? 2000 साल से भी ज्यादा समय तक ये रेखाएं लगभग वैसी ही बनी रहीं, क्योंकि नाज़का पठार का मौसम बेहद स्थिर और शुष्क है। यहाँ साल भर में मुश्किल से 1 इंच बारिश होती है और हवा भी ज्यादा नहीं चलती। यही वजह है कि ये आकृतियां आज तक मिट नहीं पाई। हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक की मदद से 80 से 100 नई आकृतियां खोजी जा चुकी हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ रेत के नीचे छुपा हुआ है। असल रहस्य आज भी वही है, क्यों किसी सभ्यता ने इतनी मेहनत सिर्फ ऐसी आकृतियां बनाने में लगाई जिन्हें वे स्वयं पूरी तरह देख भी नहीं सकते थे? क्या यह देवताओं के लिए संदेश था? क्या यह आकाश से आने वाले किसी के लिए संकेत था? या फिर कोई ऐसी सोच थी जिसे हम आज की समझ से पकड़ ही नहीं सकते? नाज़का लाइंस हमें यही याद दिलाती हैं कि इंसानी इतिहास में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज भी रेत में दबे हुए हैं। नंबर 2, वैली ऑफ द व्हेल्स, रेगिस्तान के बीच समुंदर की कहानी। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह मौजूद है जो इंसानी दिमाग को झकझोर देती है। चारों तरफ सूखी रेत, चट्टाने और सन्नाटा, और इसी बेजान जमीन के नीचे दबे हुए हैं विशाल समुद्री जीवों के कंकाल। इस जगह को वादी अल हितान कहा जाता है, यानी वैली ऑफ द व्हेल्स। जब पहली बार यहां व्हेल के जीवाश्म मिले
तो वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। आखिर रेगिस्तान के बीच समुद्री जानवरों के पूरे पूरे कंकाल कैसे आ सकते हैं? इस रहस्य की शुरुआत तब हुई जब एक जीवाश्म विज्ञानी को रेत में कुछ असामान्य हड्डियां दिखी। खुदाई आगे बढ़ी और जो सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। 50 टन तक वजन वाली प्राचीन भेल के लगभग पूरे कंकाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन भेलों के पिछले पैर मौजूद थे। हाँ, पैर। आज की भेलों के शरीर में पैरों का कोई निशान नहीं होता, लेकिन यहां मिली भेलों में छोटे छोटे नाजुक हिंद लेग्स साफ दिखाई देते हैं। यह खोज सीधे सीधे विकासवाद की कहानी को जमीन पर उतार देती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देती है। समय के साथ साथ यहां खुदाई होती रही और आंकड़े डराने वाले होते चले गए। 1500 से ज्यादा समुद्री जीवों के कंकाल, व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, आरी मछली, कछुए, रे और यहां तक कि 4 करोड़ साल पुराने शार्क के दांत। इतनी बड़ी संख्या में इतने अच्छे हालात में संरक्षित जीवाश्म किसी एक जगह मिलना अपने आप में असामान्य है। सवाल उठता है कि क्या यह कोई अचानक आई तबाही थी या फिर यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे समुद्री जीवन को एक ही जगह समेट दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों साल पहले यह पूरा इलाका एक उथला समुद्र हुआ करता था। इंसान तो बहुत बाद में आया। उससे भी पहले धरती की प्लेटें हिली, महाद्वीप खिसके और पानी पीछे हट गया। लेकिन अगर यह बस एक साधारण भूगर्भीय बदलाव था तो हड्डियां इतनी सही हालत में कैसे बची? आमतौर पर पानी हटने, दबाव और समय के साथ कंकाल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहां ऐसा नहीं हुआ, मानो किसी ने इन्हें जानबूझकर संभाल कर छोड़ दिया हो। रेगिस्तान की बेहद शुष्क जलवायु ने इन अवशेषों को सुरक्षित रखा, लेकिन यह पूरी व्याख्या नहीं देती। कुछ भेल ऐसे आसनों में मिली हैं जैसे वे चलते चलते या तैरते तैरते अचानक जम गई हों। यह दृश्य किसी शांत बदलाव से ज्यादा किसी अचानक विनाशकारी घटना की ओर इशारा करता है। क्या यह कोई जलवायु आपदा थी, समुद्र का अचानक सूख जाना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? वैली ऑफ द व्हेल्स सिर्फ जीवाश्मों का मैदान नहीं है, यह समय में जमी हुई एक कहानी है। वह कहानी जब समुद्र जमीन पर था और जमीन धीरे धीरे समुद्र बन गई। यह जगह हमें याद दिलाती है कि धरती का इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता। यहाँ हर परत के नीचे एक ऐसा सच छुपा है जो बताता है कि आज जो रेगिस्तान है वह कभी जीवन से भरा समुंदर था और शायद भविष्य में कुछ और बन जाए। नंबर 3, गोबेकली टेपे, सभ्यता से पहले बना ऐसा रहस्य जिसने मानव इतिहास की नींव हिला दी। तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक साधारण सी दिखने वाली पहाड़ी पर छुपा है गोबेकली टेपे, एक ऐसा स्थान जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि इंसान ने सभ्यता की शुरुआत आखिर कब और कैसे की। जब 1990 के दशक में यहाँ खुदाई शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मिट्टी के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा झटका दबा हुआ है। जैसे जैसे पत्थर बाहर आते गए वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि यह कोई साधारण स्थल नहीं बल्कि इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात ढांचा है। गोबेकली टेपे की उम्र लगभग 11,000 साल मानी जाती है, यानी खेती के शुरू होने से भी हजारों साल पहले। यह वह समय था जब इंसान को हम केवल शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाला मानते थे। लेकिन यहाँ खड़े विशाल टी आकार के पत्थर जिनकी ऊंचाई 16 फीट तक और वजन 50 टन तक है, इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इन पत्थरों को गोलाकार संरचनाओं में लगाया गया है और हर पत्थर पर जानवरों की बारीक नक्काशी है। सांप, लोमड़ी, शेर, सुअर और पक्षी, इतनी सटीक कि आज के औजारों से बनी लगती है। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि यह कितना पुराना है, बल्कि यह है कि इसे किसने और क्यों बनाया। उस समय न तो धातु के औजार थे, न पहिया, न पालतू जानवर, न स्थायी बस्तियां। फिर भी इतने भारी पत्थरों को काटना, ढोना और सही जगह पर खड़ा करना अपने आप में असंभव सा लगता है। वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी संगठित समाज के
इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे एकजुट हुए और इतना विशाल निर्माण कर डाला। यहां मिले पशु अवशेष एक और चौंकाने वाला सच बताते हैं। हड्डियों के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ केवल सबसे बेहतरीन मांस लाया गया था, और वह भी जंगली जानवरों का। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ आने वाले लोग किसान नहीं थे, बल्कि शिकारी थे, और फिर भी उन्होंने एक स्थायी धार्मिक या अनुष्ठानिक स्थल बनाया। यह खोज सीधे सीधे उस सिद्धांत के खिलाफ जाती है कि पहले खेती आई, फिर सभ्यता और फिर मंदिर। गोबेकली टेपे मानो कहता है कि पहले आस्था आई, और आस्था ने ही इंसान को बसने पर मजबूर किया। रहस्य यहां खत्म नहीं होता। कुछ समय बाद इन संरचनाओं को जानबूझकर मिट्टी से भरकर ढक दिया गया। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर किया गया काम था। सवाल उठता है, क्यों? क्या लोग किसी खतरे से इन्हें छुपा रहे थे, या फिर यह एक अनुष्ठान का हिस्सा था जहां पुराने स्थल को दफन कर नए युग की शुरुआत की जाती थी? गोबेकली टेपे आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो हिस्सा सामने आया है वह कुल स्थल का केवल छोटा सा भाग है। नीचे अभी भी न जाने कितने पत्थर, कितनी कहानियां दबी हुई हैं। ये जगह हमें यह एहसास कराती है कि मानव इतिहास वैसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा गया है। शायद हम सभ्यता को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना, गहरा और रहस्यमय सच हमारी जमीन के नीचे अब भी इंतजार कर रहा है। नंबर 4, कॉपर स्क्रॉल ट्रेजर। तांबे पर लिखा ऐसा रहस्यमयी खजाने का नक्शा जो आज तक किसी को नहीं मिला। सन 1952 में जब मृत सागर के पास कुमरान की गुफाओं में खुदाई चल रही थी, तब पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे ग्रंथ मिले जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन्हें डेड सी स्क्रॉल्स कहा गया। ज्यादातर स्क्रॉल चमड़े या पपीरस पर लिखे गए थे, धार्मिक ग्रंथ थे, प्रार्थनाएं थीं। लेकिन इन्हीं गुफाओं से एक स्क्रॉल ऐसा भी निकला जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग था, कॉपर स्क्रॉल। यह न तो चमड़े का था न पपीरस का, बल्कि तांबे की पतली चादरों पर उकेरा गया था, और यही बात इसे रहस्यमय बना देती है। कॉपर स्क्रॉल को जब पहली बार देखा गया तो उसे खोला ही नहीं जा सका। समय के साथ तांबा सख्त हो चुका था और उसे खोलने की कोशिश में वह टूट सकता था। बाद में वैज्ञानिकों को इसे काटकर अलग अलग हिस्सों में पढ़ना पड़ा। जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, शोधकर्ताओं की हैरानी बढ़ती चली गई। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि 64 अलग अलग जगहों की सूची थी जहां बेहिसाब सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं दफन होने का दावा किया गया था। स्क्रॉल में जिन खजानों का जिक्र है उनकी मात्रा अविश्वसनीय लगती है। हजारों टैलेंट सोना और चांदी। इतनी दौलत किसी एक मंदिर या समुदाय के पास कैसे हो सकती थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। और सबसे अजीब बात यह कि स्क्रॉल में लिखी जगहें बहुत अस्पष्ट हैं। कहीं लिखा है 30 सीढ़ियों के नीचे, कहीं पुराने जलस्रोत के पास, लेकिन कोई स्पष्ट नक्शा या निर्देश नहीं। मानो इसे जानबूझकर ऐसा लिखा गया हो कि बिना सही जानकारी के कोई वहां तक पहुंच ही न सके। कॉपर स्क्रॉल की भाषा भी बाकी डेड सी स्क्रॉल से अलग है। इसमें इस्तेमाल की गई हिब्रू भाषा ज्यादा व्यावहारिक और बोलचाल के करीब है, न कि धार्मिक या साहित्यिक। इससे यह संदेह पैदा होता है कि इसे किसी आम लेखक ने नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसे सिर्फ खजाने की सुरक्षा से मतलब था। स्क्रॉल को पहली सदी ईसवी के आसपास का माना जाता है, यानी उस समय जब क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और लूटमार आम बात थी। यहीं से साजिशों की शुरुआत होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह खजाना यरूशलेम के दूसरे मंदिर से जुड़ा हो सकता है, जिसे नष्ट होने से पहले छुपा दिया गया था। कुछ का कहना है कि यह पूरी स्क्रॉल एक धोखा है, जानबूझकर बनाई गई ताकि लुटेरे गुफाओं और इलाके में भटकते रहें, असली खजाने से दूर। वहीं कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि यह स्क्रॉल असली नहीं, बल्कि बाद में रखी गई एक नकली वस्तु है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन अगर यह सिर्फ धोखा था तो इसे तांबे पर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तांबा सस्ता नहीं था और इसे तैयार करना मेहनत का काम था।
इसका मतलब है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के इरादे से बनाया गया था, मानो लेखक चाहता हो कि सदियों बाद भी कोई इसे पढ़ सके, भले ही खजाना कभी न मिले। आज तक कॉपर स्क्रॉल में बताए गए किसी भी खजाने की पुष्टि नहीं हुई है, न कोई सोना मिला न चांदी, लेकिन शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। क्या खजाना पहले ही निकाल लिया गया, या फिर वह आज भी कहीं जमीन के नीचे दबा हुआ है, अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। कॉपर स्क्रॉल हमें यही एहसास दिलाता है कि इतिहास में कुछ संदेश ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अधूरे छोड़े गए ताकि रहस्य जिंदा रहे। नंबर 5, किंग टुट की मौत का रहस्य। एक युवा फिराओ जिसकी मृत्यु आज भी सवाल बनकर खड़ी है। प्राचीन मिस्र का नाम लेते ही भव्य पिरामिड, सोने से भरे मकबरे और रहस्यमयी श्राप की कहानियां दिमाग में उभर आती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक कहानी ऐसी है जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा कर रखा है। किंग टुटनखामुन की रहस्यमयी मौत। किंग टुट मिस्र का फराओ था, लेकिन उसकी उम्र केवल 19 साल थी जब उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में, वह भी उस दौर में जब वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, उसकी मौत अपने आप में एक बड़ा रहस्य बन जाती है। किंग टुट का मकबरा 20वीं सदी में जब खोजा गया तो वह लगभग वैसा ही मिला जैसा उसे हजारों साल पहले बंद किया गया था। सोने की वस्तुएं, कीमती आभूषण और पूरी तरह सुरक्षित मम्मी, सब कुछ। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने उसके शरीर का अध्ययन किया। 1968 में किए गए एक्सरे परीक्षणों में उसके शरीर पर गंभीर चोटों के संकेत मिले। उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी और खोपड़ी के अंदर भी असामान्य क्षति के निशान दिखे। सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने जानबूझकर उसकी हत्या की थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किंग टुट की मौत एक रथ दुर्घटना में हुई हो सकती है। उस समय रथ युद्ध और शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे और एक गलत संतुलन जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन समस्या यह है कि उसके शरीर पर जो चोटें मिली वे केवल गिरने से हुई चोटों जैसी नहीं लगती। सिर की चोटें और टूटा हुआ पैर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इससे हत्या की आशंका और गहरी हो जाती है। बाद में किए गए डीएनए परीक्षणों ने इस रहस्य को और उलझा दिया। शोधकर्ताओं को उसके शरीर में कई आनुवंशिक बीमारियों के संकेत मिले। उसकी हड्डियां कमजोर थीं, शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं था और मलेरिया जैसे घातक रोग के प्रमाण भी मिले। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सभी समस्याओं ने मिलकर उसकी जान ले ली होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह इतना कमजोर था तो फिर वह फराओ कैसे बना और इतने बड़े साम्राज्य का नेतृत्व कैसे कर रहा था? राजनीतिक पहलू इस कहानी को और भी संदिग्ध बना देता है। किंग टुट की मृत्यु के बाद मिस्र का 18वां राजवंश समाप्त हो गया। सत्ता नए लोगों के हाथों में चली गई और पुराने शासन की यादें धीरे धीरे मिटा दी गई। ऐसे में यह आशंका भी उठती है कि कहीं उसकी मौत किसी राजनीतिक साजिश का नतीजा तो नहीं थी। एक युवा और कमजोर शासक को हटाकर सत्ता हथियाना उस द्वार में असामान्य नहीं था। किंग टुट के मकबरे से जुड़ी कथित श्राप की कहानियां भी इस रहस्य को और डरावना बना देती हैं। मकबरे की खोज के बाद कई लोगों की असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई, जिससे यह विश्वास और गहरा हो गया कि फराओ की आत्मा अब भी अपने रहस्यों की रक्षा कर रही है। हालांकि विज्ञान इन बातों को संयोग मानता है, लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है। आज हजारों साल बाद भी किंग टुट की मौत का कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं है। दुर्घटना, बीमारी, हत्या, हर सिद्धांत के अपने सबूत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं। शायद यही वजह है कि किंग टुट सिर्फ एक फराओ नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे रहस्यमयी सवाल बन चुका है, जिसका जवाब अब भी रेत और समय के नीचे दबा हुआ है। नंबर 6, आर्क ऑफ द कोवेनेंट, वह पवित्र संदूक जो इतिहास से अचानक गायब हो गया। मानव इतिहास में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं
जिनका जिक्र होते ही आस्था, शक्ति और विनाश तीनों की छाया एक साथ महसूस होती है। आर्क ऑफ द कोवेनेंट उन्हीं में से एक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह एक लकड़ी का संदूक था जिस पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी थी और जिसके भीतर 10 आज्ञाओं की पत्थर की पट्टिकाएं रखी गई थीं। कहा जाता है कि यह संदूक केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि ऐसी शक्ति का केंद्र था जिसे छूना भी आम इंसान के लिए घातक साबित हो सकता था। यही कारण है कि इसके साथ जुड़ी कहानियां आज भी डर और रहस्य से भरी हुई हैं। कथाओं के मुताबिक यह संदूक लंबे समय तक यरूशलेम के पहले मंदिर में सुरक्षित रखा गया था, वही मंदिर जिसे बाद में एक शक्तिशाली आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया। इसी बिंदु पर आर्क ऑफ द कोवेनेंट इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है। मंदिर टूट गया, शहर उजड़ गया, लेकिन उस संदूक का क्या हुआ? इसका कोई ठोस उत्तर आज तक नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि उसे समय रहते छुपा दिया गया, कुछ कहते हैं कि वह लूट लिया गया, और कुछ तो यह भी मानते हैं कि उसे जानबूझकर दुनिया से दूर कर दिया गया। रहस्य को और गहरा बनाती है वे कहानियां जिनमें आर्क की शक्ति का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में इसे साथ रखने से दुश्मन अपने आप हार मान लेता था। जिन लोगों ने बिना अनुमति इसे छूने की कोशिश की, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह भी कहा गया कि यह संदूक बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ता था। ऐसे विवरणों ने सदियों से लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या यह सिर्फ धार्मिक कल्पना थी या फिर कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज की भाषा में समझ ही नहीं सकते। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट आज भी इथियोपिया के किसी प्राचीन मठ में छुपा हुआ है। वहां के धार्मिक रक्षक दावा करते हैं कि संदूक उनके पास है, लेकिन उसे देखने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। कोई प्रमाण नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ परंपरा और विश्वास। दूसरी ओर कुछ प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि यह संदूक एक दिन स्वयं प्रकट होगा, लेकिन उससे पहले नहीं, जब तक समय पूरा ना हो जाए। यह विचार आर्क को एक वस्तु से ज्यादा एक प्रतीक बना देता है, ऐसा प्रतीक जो समय के साथ बंधा है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने सदियों से इसकी तलाश की है। रेगिस्तान, पहाड़, गुफाएं, हर संभावित जगह को खंगाला गया, लेकिन हर अभियान एक ही नतीजे पर पहुंचा, खाली हाथ। यह असफलता खुद एक सवाल बन जाती है। अगर यह संदूक कभी अस्तित्व में था तो वह इतनी पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है? और अगर नहीं था तो इतनी विस्तृत और एक जैसी कहानियां अलग अलग सभ्यताओं में कैसे फैली? आर्क ऑफ द कोवेनेंट का रहस्य इसलिए भी डरावना है क्योंकि यह आस्था और शक्ति के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। अगर वह सच में मौजूद है तो उसका मिलना इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, और अगर वह कभी नहीं मिलेगा तो भी उसकी कहानी यह साबित करती रहेगी कि इंसान हमेशा किसी ऐसी शक्ति की तलाश में रहा है जो उसे अपने विश्वास से ऊपर ले जाए। शायद यही वजह है कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट आज भी सिर्फ एक खोई हुई वस्तु नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे गहरा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ऐसी किताब जिसे पढ़ा जा सकता है लेकिन समझा आज तक नहीं गया। दुनिया में हजारों प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी है जिसने सदियों से भाषाविदों, इतिहासकारों और गुप्तलिपि विशेषज्ञों को पूरी तरह असहाय बना दिया है। इसे वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। यह एक सचमुच मौजूद किताब है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन इसकी भाषा और अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। जितना ज्यादा इसे पढ़ने की कोशिश की गई, उतना ही यह रहस्य और गहराता चला गया। यह पांडुलिपि लगभग 600 साल पुरानी मानी जाती है और माना जाता है कि इसका निर्माण मध्य यूरोप में, संभवतः इटली के आसपास हुआ था। यह करीब 250 पन्नों की एक चित्रित किताब है जिसमें अजीब पौधों के चित्र, अनजान खगोलीय नक्शे, रहस्यमयी प्रतीक और कई जगह नग्न स्त्रियों की आकृतियां बनी हुई हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि इसमें क्या बना है, बल्कि यह है कि इसमें लिखा क्या है, और वह कोई नहीं जानता।
किताब की भाषा किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। न यह लैटिन है, न हिब्रू, न ग्रीक, न किसी एशियाई लिपि से मिलती जुलती। इसके अक्षर एकदम व्यवस्थित हैं, शब्द दोहराए जाते हैं, वाक्य जैसी संरचना है, लेकिन अर्थ शून्य। यही वजह है कि विशेषज्ञ यह मानने से इनकार नहीं कर पाते कि यह कोई असली भाषा है, न कि बस बेतरतीब चिन्हों का संग्रह। अगर यह मजाक या धोखा होता तो इसमें ऐसा पैटर्न नहीं होता। कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि यह किसी गुप्त कोड में लिखी गई किताब है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोड ब्रेकर्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की, वही लोग जिन्होंने दुश्मन देशों के सबसे जटिल संदेश तोड़ दिए थे। लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट उनके लिए भी एक दीवार साबित हुई। हर तरीका आजमाया गया, हर गणितीय और भाषाई विश्लेषण किया गया, लेकिन नतीजा हमेशा शून्य रहा। इस किताब की सामग्री और भी अजीब है। इसमें दिखाए गए कई पौधे ऐसे हैं जो धरती पर कहीं मौजूद ही नहीं हैं। कुछ पन्नों पर तारे, ग्रह और गोलाकार संरचनाएं बनी हैं, मानो किसी अनजान खगोल विज्ञान का वर्णन हो। कहीं कहीं पानी से भरे टब्बों में बैठी स्त्रियां दिखती हैं, जिनसे नलियों जैसी संरचनाएं जुड़ी हैं। यह दृश्य न तो पूरी तरह धार्मिक लगता है, न वैज्ञानिक, न ही काल्पनिक, बल्कि इन तीनों का अजीब मिश्रण है। यही वजह है कि इसके बारे में अटकलें डरावनी हद तक पहुंच जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी खोई हुई सभ्यता की ज्ञान पुस्तक है। कुछ का कहना है कि यह किसी गुप्त समाज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसे आम इंसान के लिए समझना ही नहीं था। कुछ और लोग इसे पागलपन की उपज मानते हैं, जबकि सबसे चरम विचार यह भी कहते हैं कि यह किताब मानव नहीं, किसी और बुद्धि द्वारा लिखी गई हो सकती है। आज यह पांडुलिपि एक सुरक्षित संग्रह में रखी है, पूरी दुनिया के सामने खुली हुई, लेकिन फिर भी बंद। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें यह एहसास दिलाती है कि ज्ञान का होना और ज्ञान को समझ पाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। शायद कुछ रहस्य इसलिए बनाए जाते हैं कि वे कभी सुलझाए ना जा सकें, और यह किताब उसी अनसुलझेपन की सबसे जिंदा मिसाल है। नंबर 8, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। प्राचीन दुनिया का ऐसा यंत्र जो अपने समय से 1000 साल आगे था। 20वीं सदी की शुरुआत में ग्रीस के पास एंटीकाइथेरा द्वीप के समीप एक प्राचीन जहाज के मलबे से जो चीज निकली, उसने इतिहास और विज्ञान दोनों को असहज कर दिया। पहली नजर में वह बस जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी जांच हुई, यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे आज एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है और इसे दुनिया का पहला ज्ञात कंप्यूटिंग यंत्र माना जाता है। इस यंत्र की उम्र लगभग 2000 साल बताई जाती है, यानी उस दौर की जब इंसान को हम साधारण खगोलीय गणनाओं तक सीमित मानते थे। लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के भीतर दर्जनों कांस्य गियर पाए गए, जो एक बेहद जटिल प्रणाली में जुड़े हुए थे। जब वैज्ञानिकों ने इसके टुकड़ों को स्कैन किया तो उन्हें पता चला कि यह यंत्र सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की गति की गणना कर सकता था। इतना ही नहीं, यह चंद्रमा के चरण, कैलेंडर और यहां तक कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता था। सबसे डरावनी बात यह है कि इस तरह की तकनीक 2000 साल बाद जाकर मध्य युग में दिखाई देती है। यानी ऐसा लगता है मानो प्राचीन यूनानियों के पास ऐसा ज्ञान था जो फिर अचानक इतिहास से गायब हो गया। यह यंत्र अपने समय से इतना आगे था कि वैज्ञानिकों को मानना पड़ा, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इसे बनाने वाले लोग गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस समझ तक पहुंच चुके थे जिसे हम आधुनिक युग की देन मानते हैं। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जैसा कोई दूसरा यंत्र आज तक नहीं मिला, न उसके पहले न उसके बाद। इतिहास में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि इस तकनीक को आगे बढ़ाया गया हो या इसका उपयोग आम हुआ हो। यह सवाल सबसे बड़ा है। अगर यह ज्ञान मौजूद था तो फिर वह आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या यह यंत्र किसी एक असाधारण दिमाग की उपज था, या फिर किसी गुप्त ज्ञान परंपरा का हिस्सा जिसे जानबूझकर छुपा दिया गया?
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह यंत्र सिर्फ खगोल गणना के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता था। ग्रहणों की भविष्यवाणी उस समय देवताओं के संकेत मानी जाती थी, और जिसके पास यह जानकारी होती वह समाज में अपार शक्ति हासिल कर सकता था। शायद यही वजह थी कि इस ज्ञान को सीमित लोगों तक ही रखा गया। यंत्र की जटिलता को देखकर कुछ चरम विचार भी सामने आए। कुछ लोगों ने इसे इतना असामान्य माना कि उन्होंने इसे किसी बाहरी बुद्धि से जोड़ा। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे भी यह मानते हैं कि इस यंत्र की मौजूदगी हमारे इतिहास बोध को अधूरा साबित करती है। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म हमें यह एहसास कराता है कि मानव सभ्यता का ज्ञान सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ा। कुछ दौर ऐसे भी आए जब इंसान बहुत आगे पहुंचा और फिर किसी कारण से वह सब खो गया। शायद जमीन और समुद्र के नीचे आज भी ऐसे ही और रहस्य दबे हैं जो हमारी पूरी समझ को फिर से बदलने का इंतजार कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इतिहास और रहस्य की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती के नीचे अब भी न जाने कितने सवाल दबी हुई परतों में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।